Class 9th, Subject History, Chapter 3, Nazism and Rise of Hitlers. Dear students, in this chapter, today I will teach you about Nazism and the rise of Hitlers. नाजी और हिटलर के उदय के बारे में. There are some basic concepts for you. फर्स्ट, जर्मनी इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की भूमिका. सबसे पहले इसके बारे में आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त कीजिए. द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फाउट बिटवीन जर्मनी, द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड टर्की अगेंस्ट द एलाइज इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया. एलाइज कंट्री का मतलब होता है संगठित देश के खिलाफ जर्मनी के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ा गया था. अब एलाइड कंट्री जो था, एलाइड पावर, इसका मतलब होता है संगठित शक्तियां, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया एक साथ जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था. दे ऑल ज्वाइंड द वार एज्यूमिंग अ क्विक गेन एंड अ क्विक विक्टोरी. और इन संगठित देशों ने एक साथ मिलकर काफ़ी तेज़ी से इस युद्ध में विजय प्राप्त किया और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह से हार हो गई. फ्रांस एंड बेल्जियम वेयर ऑक्यूपाइड बाय जर्मनी रिजल्टिंग इन इनिशियल गेन फॉर इट. और फ्रांस एवं जर्मनी एक साथ मिलकर फ्रांस और बेल्जियम दोनों एक साथ मिलकर जर्मनी के बहुत सारे भूभाग पर कब्जा कर लिए और विजय प्राप्त कर लिए. बट सून आफ्टर यूएसए ज्वाइंट द वार द सिचुएशन टर्न अराउंड. लेकिन तेजी से जैसे ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, पूरी तरह पासा पलट गया. और इन 1918 द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज वोन बाय द एलाइज बाय डिफीटेड जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर. और इस तरह से सेंट्रल पावर, जिसको एक्सिस पावर भी कहा जाता है, जिसमें कुछ प्रमुख राष्ट्र इसमें शामिल थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया को छोड़ करके. तो इस तरह से सेंट्रल पावर के द्वारा भी यूएसए के सहयोग से इस विश्व युद्ध में विजय प्राप्त किया गया. और इस तरह जैसा कि हमने आपको कहा कि जर्मनी इसमें बुरी तरह से हार चुका था. इसके बाद सेकेंड पॉइंट है द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, वाइमर गणराज्य का उदय. आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द abdication of the king, the German policy was rebuilt. प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद पूरे विश्व के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया एक तरह से पूरी तरह से बदल गई और नए तरीके से जर्मनी को भी अपने राष्ट्र के निर्माण का मौका मिला. A nation assembly meet at Weimar and established democratic constitution with a federal structure. और इसके बाद जर्मनी के कुछ क्षेत्रों में जो वाइमर रिपब्लिकन स्टेट था, वहाँ लोग इकट्ठा हुए और इस तरह से जर्मनी के पुनर्निर्माण के बारे में प्रस्ताव रखा गया और इस पर विचार किया गया. इसके बाद there were two major defects in the Weimar Constitution which resulted in its instability and vulnerability to dictatorship. लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि वहाँ तानाशाही शासन व्यवस्था राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा बाधा था. और इसी क्रम में आप देखेंगे कि जर्मनी में हिटलर का उदय होता है. हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर. हिटलर की तानाशाही व्यवस्था जो है ना, वह बड़ा ही फेमस था, है ना. तो प्रोपोर्शन
representation. This created problem for any one party to gain majority leading to a rule by coalition. और इस तरह से हिटलर के आने से पहले जर्मनी में किसी एक पार्टी को मजबूती प्रदान नहीं की गई थी, जिसके कारण वह अपना राष्ट्र निर्माण में, है ना, आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही हिटलर की तानाशाही शासन व्यवस्था हुई, वन मैन कमिटी, एक तानाशाही राजतंत्र के द्वारा फिर से उसका निर्माण किया जाने लगा था। और आर्टिकल 48 which gave the president the powers to impose emergency, suspended civil rights and rule by decrees। और इस तरह से वहाँ आर्टिकल 48 विशेष रूप से लोगों को, तानाशाही शासन व्यवस्था को और वहाँ के सरकार को यह अधिकार दिया कि वहाँ के राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकार दिया था, गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, की देश में आपातकाल लागू किया जाए और सस्पेंडेड सिविल राइट को सस्पेंड कर दिया जाए एंड रूल बाय डिक्रीज, और नियम के अनुसार जो है वहाँ शासन व्यवस्था चलाई जाए। अंत में द वाइमर रिपब्लिक डिजॉल्व्ड अबाउट 20 times बाय द प्रेसिडेंट विद इन अ स्पेन ऑफ 239 डेज। 239 दिन में फिर से नए राष्ट्र निर्माण के लिए जो है वह 20 बार 20 times प्रयास किया जाने लगा। ड्यू टू दिस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इस तरह से वहाँ लोकतांत्रिक संसदीय कार्य प्रणाली के द्वारा क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिसी एंड सोसाइटी, हिटलर रोज टू पावर। वहाँ अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी मंदी आ गई, जिसके कारण हिटलर जो वहाँ का एक सबसे बड़ा तानाशाह था, उसके उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसके बाद है ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, वर्साय की संधि, साइंड बिटवीन जर्मनी एंड द एलाइड पावर। अभी आपने पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई और एलाइड पावर जो है वह जब उसमें जीत गया था तो जर्मनी के विजित क्षेत्र को अपने अपने क्षेत्र में, फ्रांस, इटली वगैरह था, बांट लिया था और जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया था। इसके बाद जब ये वर्साइलिस की संधि हुई, इस संधि में जर्मनी और एलाइड पावर के साथ हुआ था। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, जर्मनी अपने समुद्र के पार विजित क्षेत्रों को, जिस पर पहले से शासन था, उसको वह हार गया। 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड 13% ऑफ इट्स टेरिटोरीज, है ना, 10% जनसंख्या और 13% उसके साम्राज्य पर दूसरों का अधिकार हो गया। और इस तरह से 26% ऑफ इट्स coal mines and 75% of its iron mines were given to France, Poland, Denmark and Lithuania। और इस तरह से जर्मनी के विजित 26% कोल माइंस और 75% आयरन माइंस को फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के बीच बांट दिया गया था। टू वीकेंड इट्स पावर द एलाइड पावर डिमिलिटराइज्ड जर्मनी, और इस तरह से जर्मनी का दोबारे जो है वह सेना का पुनर्गठन भी वहाँ नए तरीके से किया जाने लगा। जर्मनी वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द डैमेज सफर्ड बाय द एलाइड कंट्रीज, और एलाइड कंट्रीज के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण जो है वह जर्मनी को माना गया और उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया था। और इस तरह से ड्यू टू दिस रीजन जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशन ऑफ 6 बिलियंस। जो मैंने आपको कहा कि 6 अरब पाउंड का जुर्माना उससे वसूला गया और उसके बहुत सारे राज्य को जो है वह दूसरे देशों के बीच बांट दिया गया था, है ना। और लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध पर जर्मनी का क्या प्रभाव पड़ा था, संक्षेप में इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहला है फर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द जर्मनी इज सोशल इफेक्ट, सामाजिक कारण,
सामाजिक प्रभाव ना, ड्यू टू द हार्श इम्पैक्ट ऑफ द वार द सोल्जर्स वेयर प्लेस्ड एबव सिविलियंस, देयर वेयर ग्रेट स्ट्रेस लेड ऑन फॉर मेन टू बी एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन बाय द political leaders and media. Aggressive war propaganda and national honors resulted in popular support for conservative dictatorship. कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप के जो लोग थे उनको विशेष पावर दे दिया गया था, सेना का पुनर्गठन किया गया था और जर्मनी की पूरी तरह से हार हो गई थी, आर्थिक मंदी उसको झेलना पड़ा था। और दूसरा जो है पॉलिटिकल इफेक्ट्स, राजनैतिक प्रभाव जर्मनी पर क्या पड़ा यह आप देख लीजिए कि द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक कंसीडेड विथ द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टिस्ट लीग, एक नए वाइमर गणराज्य का उदय हो गया और वहाँ से डेमोक्रेटिक कंट्री का सूत्रपात शुरू हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना वहीं से प्रारंभ हुई जर्मनी में। इसके बाद है तीसरा इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब आर्थिक तंगी, यह भी बहुत बड़ा प्रभाव जर्मनी पर पड़ा था। वहाँ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के तरफ से अंधाधुंध खर्च किए जाने के कारण बड़ी आर्थिक महामंदी का दौर आ गया था, जिसके कारण जर्मनी लंबे समय तक युद्ध लड़ने में सफल नहीं रहा, उसकी हार हो गई और आगे चल कर के उसको इस आर्थिक महामंदी का सामना करना पड़ा था। सो देयर वेयर 3 इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी। इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और बिंदु के बारे में मैंने आपको बताया। 2-4 शब्द हैं इस पाठ के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्द, उसको आप देख लें। जैसे जेनोसाइड्स, जेनोसाइड का मतलब होता है कि ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब वायोलेंस अगेंस्ट मेंबर ऑफ अ नेशनल, एथिकल, रेशियल एंड रिलीजियस ग्रुप विथ द इंटेंट टू डिस्ट्रॉय द इंटायर ग्रुप, अर्थात राष्ट्रीय सदस्यों, सामाजिक, रूढ़िवादी और पारंपरिक धार्मिक समूहों के विरुद्ध संगठित होकर किया जाने वाला विद्रोह या आंदोलन जो था उसको जेनोसाइड कहते हैं। दूसरा वर्ड है एलाइड पावर, मतलब संगठित शक्तियाँ, है ना। और इसके बारे में भी हमने आपको बताया कि विश्व के कुछ राष्ट्र एक साथ जो है वह संगठित होकर के युद्ध लड़े थे, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया आता था। इसके बाद है एक्सिस पावर, मुख्य या धुरी राष्ट्र। इसके बाद अगला वर्ड है होलोकास्ट। होलोकास्ट का मतलब होता है युद्ध के दौरान होने वाली बर्बादी या आर्थिक नुकसान, उसको हम होलोकास्ट कहते हैं। डिस्ट्रक्शंस और स्लॉटर ऑन अ मास स्केल स्पेशली कॉज्ड बाय फायर और न्यूक्लियर वार, इसको होलोकास्ट कहा जाता है। और इसके बाद 5th नंबर वर्ड है इंपीरियल, मतलब साम्राज्यवाद या राजतंत्र। जिस राष्ट्र में राजा और सम्राट का शासन चले वह इंपीरियलिस्ट स्टेट और कंट्री कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ इसमें इतना ही। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज रहा हूं, उसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे और बाद बाकी कुछ बचे हुए पॉइंट्स अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए थैंक यू।